अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाजरीन, 7 अप्रैल 2022 की रात 8:30 बजे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत उस्मा ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी असम्बलियों की तहलील और दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्पीकर को हफ्ते को कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का भी हुक्म दिया। साथ ही कहा गया कि कामयाबी की सूरत में उसी रोज़ नए वज़ीर आज़म का भी इंतखाब कराया जाए। सरप्राइज़ देने वालों को सरप्राइज़ मिल गया। फैसले के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम। फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर में आज बेहतरी देखने को मिल रही है। अपोजिशन यौम तशक्कुर मना रही है, जबकि हुकूमती अरकान दिफा की कोशिशों में है। वज़ीर आज़म आज अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। धमकी आमेज़ ख़त को पब्लिक करने के लिए काबीना से मंजूरी का इम्कान भी है। कल तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली पर भी सोचो विचार होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन भी आज फिर सर जोड़ेगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। फ़िलहाल अभी सब की नज़रें कल होने वाले कौमी असम्बली के इजलास पर हैं। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, फैसला कल हो जाएगा। ट्रांसमिशन में मौजूद सूरत हाल पर हम बात करेंगे, कानूनदान तजज़ियाकारों से हम राय लेंगे और साथ ही साथ कारोबारी हजरात से भी इस पर तब्दीली जो इस तरह से हुई है उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के कल आने वाले फैसले के हवाले से भी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद क्या मुमकिनात हैं, क्या मामलात हैं, उस पर बात हो रही है। इस वक्त मुसलसल कयासराइयाँ, स्पेकुलेशन की बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त क्योंकि नंबर गेम में 177 है और 172 यानी कि 172 नंबर चाहिए हैं अपोजिशन के पास, तो अपोजिशन इस वक्त नंबर गेम में आगे है। तो क्या कोई और फैसला वज़ीर आज़म आज करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा अहम मामला है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर अपने मेहमानों से बात करने की कोशिश करें। रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदर का कौमी असम्बली तहलील करने और वज़ीर आज़म के 3 अप्रैल के बाद के तमाम इक़दामात भी कलअदम दे दिए। फैसले में कहा गया कि सदर ममलिकत का कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्म आइन के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को हुक्म दिया कि हफ्ते को असम्बली का इजलास बुलाकर तहरीक के अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए और इसी इजलास में वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाए। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती। स्पीकर समेत तमाम हुक्काम पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करें। कुछ मुख्तलिफ जो कानूनी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, उस पर आज उम्मीद तवक्को की जा रही है कि आज ये मामलात कुछ हुकूमत काबीना में बैठ कर ये बनाएगी। अब देख रहे हैं कि वो क्या ऑप्शंस हैं जिस पर वो काम हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसमिशन में सीनियर कानूनदान इब्रार हसन साहब, साबिक सदर भी बार एसोसिएशन रहे। बहुत शुक्रिया आपका इब्रार साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबर डोगर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। इब्रार साहब, एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सबसे बड़ी कोर्ट है, उस फैसले को तो अब मैंने तस्लीम करना है। एतराज़ हो सकते हैं उस पर, नुक्ताचीनी भी कर रही है हुकूमत के लोग भी और बहुत ज़्यादा। लेकिन सर, ये मामला जहाँ से शुरू हुआ था वो आर्टिकल 5 को लेकर था, तो क्या हुकूमत के पास ऐसे कोई ऑप्शन मौजूद हैं कि वो आर्टिकल 5 के हवाले से लोगों पर, जो मेंबरान असम्बली हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है? हुकूमत के पास इस वक्त आज के दिन में कोई ऐसा इख्तियार है इमरान खान साहब के पास? जी, इब्रार साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, कानूनी मामलात के हवाले से बात करना। लेकिन इस वक्त जो है हुकूमत यानी वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना, सरप्राइज़ इमरान खान साहब ने दिया, उससे बड़ा सरप्राइज़ इमरान खान साहब को अदालत से मिल गया, क्योंकि जो मामला था उसको अदालत ने गैर आइनी करार देकर मामलात को ख़त्म कर दिया।
अब हुकूमत का जो मामलात हैं वो एक दिन है, कल अगर तहरीक अदम एतमाद होती है तो नंबर गेम में वो पीछे है, वो मामलात उलट जाएंगे। लेकिन आज आपको लगता है कि फिर कोई ऐसा रिबटल, कोई ऐसा रद्द अमल इमरान खान साहब दे सकते हैं सारे अमल? मुदस्सिर, अगर आइनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो इमरान खान साहब के पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। अदालत का फैसला बड़ा कंप्रीहेंसिव है, बिल्कुल आइनी और कानूनी दायरा कार में रहकर उन्होंने ये फैसला दिया है। स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जितने इकदाम थे वो सारी बिल्डिंग वो वैसे ही गिर गई। अब खान साहब क्या कर सकते हैं? खान साहब के पास एक ऑप्शन ये है कि वो रिज़ाइन कर दें। आइन में यही प्रोविजन है कि वो रिज़ाइन कर सकते हैं। वो अपने मेम्बरान का रिज़ाइन वहाँ पर जमा करवा सकते हैं, वो KPK की असम्बली तोड़ सकते हैं इसके, और या फिर वो अदम एतमाद की तहरीक को फेस करें। इसके अलावा तीसरा रास्ता, आइनी तौर पर उनके पास कोई तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है। हाँ, आज अगर कल उनको अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो आज उनके पास आखिरी ऑफिशियल डे है। तो आज वो जिस तरह से रोज़ PTV पे आके तकरीर कर रहे हैं, आज भी तकरीर करेंगे। और सारी तकरीर जो है, जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर वो उस ख़त को पब्लिक किया जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उस पर आज उन्होंने डिस्कशन की है। अपनी लीगल और कानूनी माहिरीन जो है उनसे बात की है। तो कोशिश ये करेंगे कि उस ख़त को पब्लिक कर दें ताकि अवाम में सियासी मैक्सिमम जो सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें। आइन और कानून के तहत अब इमरान खान को कोई इमरान खान साहब के पास कोई गुंजाइश नहीं है बचने की। हाँ, उसको पॉलिटिकली उसका माइलेज ले सकते हैं, अवाम को यही बता सकते हैं कि देखे ना मेरे खिलाफ साजिश की गई, अपोजिशन ने मेरे से पैसे, अमेरिका से पैसे खा लिए और मुझे हटा दिया गया। इसके अलावा, इस नैरेटिव के अलावा उनके पास कहने को कुछ नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अदालत ने जो फैसला दिया उसके बारे में वो कमेंट नहीं कर सकते। बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो उनको ये फैसला मानना ही पड़ेगा। कल अदम एतमाद की तहरीक है, उससे वो पीछे हट नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उसका बाइकआउट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफे देने की बेवकूफ़ी करेंगे। देखिए, अगर वो इस्तीफे देते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल से हम ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग जोश में आकर इस्तीफ़ों की बातें। आपका तज्जिया क्या कहता है कि इमरान खान साहब मैदान में रहकर अगले अगर 6 माह या 7 माह अक्टूबर तक का मामला या 1.5 साल, जो भी अगली हुकूमत ने फैसला करना है कि वो क्या मामलात होंगे, तो तब तक वो रहकर इमरान खान साहब, आपको पता है अपोजिशन ज़्यादा बेहतर तौर पर कर पाए हैं निस्बतन हुकूमत के, ये उन पर खासी तनकीद रही है। तो ये माइलेज, ये गेज तो वो कर सकते हैं कि जनाब वो अपोजिशन में रहकर इस हुकूमत के लिए टफ टाइम दें। मुदस्सिर, अगर वो रिज़ाइन करते हैं, मैं एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो असम्बली से बाहर हो गए, कल अपोजिशन के साथ तो बेतहाशा PTI के मेंबरान अभी भी मौजूद हैं। कल वो राजा रियाज को अपोजिशन बेंचेस पे बिठा के अपोजिशन लीडर बना देंगे और इसके साथ काम चलाते रहेंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये जो सेटअप है, ये असम्बली अपनी मुद्दत अब पूरी करेगी, इससे पहले ये सेटअप नहीं जाने वाला। अगर आप कहें कि 2022 में इलेक्शन होंगे, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ये 2023 में ही इलेक्शन होने हैं। इस गवर्नमेंट ने असम्बली की आइनी मुद्दत को पूरा करना है। उस दौरान ये कोशिश करेंगे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसको किसी तरह से हल किया जाए। बाबर साहब, मैं यहाँ पर आपको रोको। आप कह रहे हैं कि 2022 में नहीं लग रहा, क्या तमाम अपोजिशन ये चाहेगी कि ये 1.5 साल इतनी मुश्किलात की चीज़ों को लेकर वो गवर्नमेंट चला सके? शहबाज शरीफ साहब और फिर जो आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, साथ में जरदारी साहब हैं, क्या मुमकिन है कि तीनों को इस मामले पे, वो तो चाह रहे थे जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए? मुदस्सिर, शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी दे चुके हैं। आज से 3 महीने पहले हमजा शहबाज से मेरी एक बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई थी। वो भी यही बात कर रहे थे कि ये इकोनॉमी को संभालना किसी एक सियासी जमात के बस का काम नहीं है। इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर इकट्ठा होकर आगे चलना पड़ेगा, तभी ये इकोनॉमी संभल सकती है। अब सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें पीपल पार्टी
पार्टी है, उसमें MQM है, उसमें बाप पार्टी है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज माइनस पीटीआई को वो साथ लेने को तैयार नहीं है, माइनस पीटीआई सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्लस एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे, जब तक ये शहबाज शिका और हमजा शिबा का दोनों का ये ख्याल था कि जब तक ये दोनों एक पेज पे नहीं होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे नहीं होंगी, उस वक्त तक इकोनॉमी ये इकोनॉमी वाला मसला हल नहीं हो सकता। अब आप अगर देखें तो बज़ाहिरन यही लग रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ चुकी हैं, उसमें काफ लीग भी, उसमें PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, दो बड़ी अपोजिशन की पार्टीज है, मौलाना फजल रहमान है, MQM है, बाप पार्टी है। अच्छा, तो बाबर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जिस पर आप बात कर रहे हैं कि एक जो इकोनॉमी की सूरत हाल है इसको बेहतर करना, लेकिन ये इकोनॉमी की सूरत हाल क्या सिर्फ 1.5 साल की हुकूमत या अगले आने वाले 5 साल की मुंतखब हुकूमत कर पाएगी? इस पर हम थोड़ा सा बहस करते हैं, लेकिन कानूनी कुछ निकात के हवाले से बात करना है तो इब्रार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब आपके वक्त का। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर इस वक्त गौर कर रही है हुकूमत सर वज़ीर आज़म साहब, लेकिन मेरा सवाल ये कि जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, ख़त को बुनियाद बनाकर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद जो है वो रूलिंग दे दी गई थी उस वक्त स्पीकर की जानिब से कि उसको मुस्तरद करते हैं। तो सर, ये जो आर्टिकल 5 है इसके हवाले से क्या हुकूमत के पास कोई इख्तियार है कि वो उन मेंबरान पर या जिन लोगों पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके कानूनी तौर पर? आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? इसलिए कि कल एक नई हुकूमत बनने वाली है। अगर ये पाकिस्तान में ये टेंशन ना होता तो एक जमहूरी अमल है, 2-4 वोटों की अक्सरियत से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगा और वो उसको एक्सपोज करने का काम इनका होगा, इमरान खान का। अब सीधी बात यह है कि वो अगर अफगान से भाग गए और यहाँ उन्होंने वो रेजिग्नेशन दे दिया और चले गए तो ये भी मौका खत्म हो जाएगा। सीधी बात यह है कि हर जमहूरी सिस्टम में, सिविलाइज सिस्टम में ऐसे मौके आते हैं जब 2-4 वोटों की अक्सरियत से अदम एतमाद आ सकती है और आती है, और उसके बाद फिर भी वो मामला चलते हैं। देखिए, मैं आपको बतलाऊं, आर्टिकल 5 के तहत कौन कार्रवाई करेगा? ये करेंगे जो अभी 6 महीने या 1 साल के लिए, या आइंदा आने वाली हुकूमत? तो ये एक बेकार का शगल है जो इन लोगों ने अपनाया हुआ है। जमहूरियत में ये है कि आप कारकर्दगी देखें और सीधी बात देखें कि आप जब अपोजिशन हुकूमत में आएगी तो वो क्या काम कर लेगी और उसको आगे लेके चलना चाहिए। ये आर्टिकल 5 तो इसमें अट्रैक्ट होता ही नहीं है। अब्रार साहब, एक और सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ, जब ये मामला हुआ उस वक्त अपोजिशन ये कह रही थी कि आर्टिकल 6 इन पर लगेगा, वजीर आज़म पर भी और स्पीकर पर भी जिन्होंने आइन को तोड़ा है। तो क्या जो रूलिंग दी गई है कल के फैसले को आप थोड़ा कानूनी हवाले से बताइएगा कि क्या वो आइन तोड़ना था डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से, और क्या अब कोई ऐसा मामला हो सकता है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है, या ये सिर्फ और सिर्फ रूलिंग जो है वो एक ये कहा जाए कि आइन से इनराफ है, आइन तोड़ना नहीं है? इसको कैसे आप बताएंगे सर कानूनी मामले को? सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि ये आइन तोड़ने का इल्जाम है इनके ऊपर। सही, ये कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ का इल्जाम तो हो सकता है इस हद तक कि इनकी समझ के मुताबिक इन्होंने ये किया कि डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी और जिसके तहत वो अदम एतमाद की तहरीक खारिज हो गई। बाकी ये कि साहब इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र नहीं किया कि इन्होंने, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो तरीक़ेकार अपनाया है वो गलत है, गैर आईनी है, इसलिए इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, जो नज़ीर अब बन गई है इब्रार साहब के, जिस तरह से रूलिंग को चैलेंज किया गया, अदालत ने उसको अंडू कर दिया, अब अगले आने वाले वक्त में ये बहरहाल ये फैसला तो नज़ीर बन गया कि किसी भी इस तरह का कोई मामला होगा तो फिर अदालत में स्पीकर या सेनेट चेयरमैन के मामलात को चैलेंज किया जा सकता है।
भाई असल में कॉन्स्टिट्यूशन में तो बार है, ये तो आपको मालूम है जी कि अदलिया पार्लियामान की कार्रवाई के ऊपर वो कोई फैसला नहीं कर सकती। लेकिन वाकई है कि 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब इसमें अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान कोई तनाव होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन उसका फैसला करेगा? उसका फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा एज हासिल है इन तीनों ऑर्गन्स में, और वो सुप्रीम कोर्ट ये, अब सवाल ये कि हर मामले में तो नहीं सुप्रीम कोर्ट इस तरह से इंटरफियर करेगा। अगर इतना अहम कोई मामला हो, ये नजर आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हक में अगर वोटिंग हुई तो हुकूमत चली जाएगी, उसके बावजूद उस तहरीक अदम एतमाद को खारिज कर दिया जाए, तो ये तो बहुत बड़ा मामला था ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया और सही किया। लेकिन ऐसे मामला यूजुअली नहीं होते हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाइयों में सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकता या अदालत मदाखलत नहीं कर सकती। उन्होंने सही कहा बैरिस्टर जफर ने कि ये फायरवॉल है, आप उसे पलांग नहीं सकते, आप नहीं जा सकते उस तरफ। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि जिसमें के और लेजिस्लेचर के दरमियान कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी और कोई नहीं कर सकता। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अबरार साहब हमारे साथ रहिएगा। बाबर साहब, एक तो आप इकॉनमी के हवाले से, लेकिन मेरा सवाल फिर यही है सर कि कहाँ मुंतखब हुकूमत 5 साल जो आकर अपने फ़ैसले करे, अपने तरीक़ाकार, और कहाँ सर बमुश्किल 1.5 साल, और वो भी एक हुकूमतें भी वो मिलाकर वही इत्तेहादी जो पहले थे। मसाइल तो होते हैं, आपको पता है, सियासी जमातों के मंशूर अलग, मामलात अलग, सोच अलग और डिमांड भी अलग। तो इलेक्शन की जानिब जाना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि मुंतखब हुकूमत जो बन कर आए फिर वही 5 साल आकर मामलात को ठीक करे? मुदस्सिर साहब, असल चीज़ ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इस पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करना, आगे देखने वाली बात यह है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके किस तरह से चलती हैं। लेकिन इसमें जो मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मसलन पीपल्स पार्टी है, उसके बाद MKM है, वो तो ये चाह रही हैं कि जनाब ये असम्बली मुद्दत पूरी करे, और इसी कंडीशन पे ये सारा अलाइंस बनाया गया था कि ये असम्बली मुद्दत पूरी करेगी और नून लीग उनके साथ चलेगी। शहबाज शरीफ भी इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि जनाब उन्होंने वो पहले ही ये कह दिया था कि जब तक वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बात की थी कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स मिलके नहीं चलेंगे इकोनॉमी का मसला हल नहीं हो सकता। तो मुदस्सिर, ये अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी इतनी जल्दी अवाम के पास दोबारा वापस जाएंगी। ये 1.5 साल का मैंडेट है, ये सारे ये चाहते हैं कि ये असम्बली मुद्दत पूरी करे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं, तो असम्बली के अंदर चेंज होता रहता है, लेकिन इलेक्शन जो है वो बर वक्त होने चाहिए। ये एक एग्रीमेंट है। मेरी बहुत सारे PMLN के लोगों से बात हुई है, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देते तो ये एक अलहदा इशू था। अगर इलेक्शन में जाना ही था तो फिर ये इस तरह इमरान खान ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, ये इलेक्शन में चले जाते। इशू ये है कि ये चाह रहे कि असम्बली मुद्दत पूरी करे। गवर्नमेंट्स आती जाती रहे, लेकिन असम्बली की जो मुद्दत है वो पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि सारे स्टेक होल्डर मिल के बैठ के एक लाहे अमल तैयार करें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं, उसमें जुडिशरी को भी रखा जाए, उसमें एग्जीक्यूटिव को रखा जाए, उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी रखा जाए। सारे स्टेक होल्डर मिल के बैठ के इस मुल्क की इकोनॉमी जो है उसका नोक पलक ठीक करें। यही फार्मूला जो था वो शहबाज शरीफ ने दिया था, यही वो बात करते रहे हैं, यही बात हमजा शहबाज करते रहे हैं कि जब तक सारे स्टेक होल्डर मिल के बैठ के इकोनॉमी के हवाले से कोई फैसले नहीं करेंगे जिसमें जुडिशरी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सारे एक पेज पर हों, उस वक्त तक मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। अब ये एक मौका आ गया है कि आपके सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हो गए हैं, आपकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर हैं,
उनको एग्जेक्टिव की लेजिस्लेचर की और जुडिशरी की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारे ऑर्गन्स की सपोर्ट भी आप देखेंगे उनको मिल जाएगी। कल अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो आगे आप देखेंगे कि सारे एक पेज पे आ जाएंगे, और जब सारे एक पेज पे आ तो जाएंगे जरूरी भी है कि मुंतखब जो हुकूमत होगी उस वक्त मुंतखब हुकूमत के ज़रिए असर तमाम के तमाम इदारे होते हैं, लेकिन यह है कि उनको भरपूर साथ देना चाहिए। जो भी हुकूमत बनेगी कल से, जो भी वज़ीर आज़म होंगे, जो भी उनकी काबीना होगी, ये तो बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं लाहौर के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, लाहौर में अब क्या होने जा रहा है? एक तरफ तो बड़ा क्लियर सा नज़र आ रहा है नंबर गेम में, और दूसरी जानिब ये जो लाहौर के मामला है इसका मतलब है ये भी अब अदालत से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाबर साहब, मुदस्सिर साहब, बड़ा यहाँ पे भी कानूनी और आइनी क्राइसिस है। असम्बली अभी तक बंद है। अपोजिशन जो है उन्होंने सारे मेंबरान को एक होटल में ठहराया हुआ है। वहाँ पर उनके जो मेंबरान हैं जो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तादाद 200 से तजावज़ कर चुकी है। अब मसला ये है कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो असम्बली का इजलास बुलाने को तैयार नहीं है। वो स्पीकर भी हैं और वज़ीर आला के कैंडिडेट भी हैं। कल डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने असम्बली में आने की कोशिश की, उनको रोक दिया गया। कल बाल अपोजिशन ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है स्पीकर के खिलाफ, लेकिन वो अभी तक सेशन बुलाने को तैयार नहीं है। लाहौर से खबर जो है वो बाबर साहब को देते चलें, आप भी इस खबर को देखिएगा, फिर हम तज्जिया लेंगे। जी, तो मामला मेरा सवाल था, तो मामला तो अब अदालत में सर 11 अप्रैल को अब होगा, उसके बाद 16 का जो इजलास है, अब मेरा ख्याल उससे पहले फिर लाहौर हाई कोर्ट भी फैसला देने की पोजीशन में आ जाएगी। बाबर साहब, मुदस्सिर साहब, डिप्टी स्पीकर जो है वो दोस्त मज़ारी जो है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं। उन्होंने पटिशन दायर किया, उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं डिप्टी स्पीकर बतौर चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाना चाह रहा हूँ। मैंने ऑफिस ऑर्डर जारी किया कि 6 अप्रैल को असम्बली का इजलास बुलाया जाए ताकि वहाँ पर अदम एतमाद जो नया ईवान का सदर जो है, जो हेड है, उसका चुनाव किया जाए, वज़ीर आला पंजाब का चुनाव किया जाए। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली मेरे काम में मुदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने 6 अप्रैल को ये इजलास नहीं होने दिया। असम्बली का स्टाफ उनसे मिला हुआ है और वो मेरे अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहा। ये तो दोस्त बाजारी की पटिशन है। अब जहाँ तक हमजा शहबाज की पटिशन है, उसमें उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आला का चुनाव है, मैं उसमें कैंडिडेट हूँ और स्पीकर मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो स्पीकर से अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और इसके साथ साथ वो असम्बली का सेशन नहीं बुला रहे। तो अब 2 पटिशन तो आ गई हैं। मेरा ख्याल है कि आइनी और कानूनी तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी को अगर आप मद्देनजर रखें तो आप पंजाब इस वक्त ना वहाँ पर वज़ीर आला है, ना हुकूमत है, ना गवर्नमेंट है, एक अजीब क्यास है। तो हाई कोर्ट जो है मेरा ख्याल है पीर वाले दिन उन्होंने तमाम फ्रीकेन को नोटिस कर दिए हैं, तो पीर को ही फैसला आ जाएगा। हो सकता है मंगल या बुध को वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हो जाए। मुझे तो यही लग रहा है कि अदालत जो है बाबर साहब इस पे कानूनी राय से अबरार साहब से ले लेते हैं इस पर कि अबरार साहब, क्या स्पीकर के पास भी फिर उसी तरह से इख्तियार है कि वो इजलास ही ना बुलाए, वो इजलास ना होने दे? क्या इख्तियारात इस किस्म के भी हैं? ये क्या पंजाब की बात? जी पंजाब के हवाले से जब पर सर वो इजलास ही नहीं होने दे रहे ना कि पंजाब में तो देखिए अभी जो उन्होंने 11 तारीख को रखा है केस की सुनवाई, तो अब 11 तारीख को जो भी फैसला आएगा तो अभी एक स्टेज आएगा सुप्रीम कोर्ट में, अल्टीमेटली ये केस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला होगा, ये लोअर कोर्ट का फैसला होगा। अल्टीमेटली जो एपेक्स कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट वो फैसला देगी। तो मेरे ख्याल में तो ये मामला चला गया। तो अबरार साहब, क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो ख़ुद भी उम्मीदवार हो वज़ारत आला के लिए और स्पीकर भी मौजूद रहे और वो ऑर्डर जारी कर दे कि इजलास जो है वो नहीं बुलाया जा सकता या इजलास को वो मुलतवी कर सकता है? इस किस्म के इख्तियारात स्पीकर के पास होते हैं, चाहे वो सूबाई हो या कौमी? बात है जी, और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है समझने में कि ये बहुत ही गलत हो रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, अखलाकी अक़दार के खिलाफ हो रहा है कि साहब स्पीकर भी वो भी है और वज़ीर आला के उम्मीदवार भी हैं और वो चाहते हैं कि अपने तौर से असेंबली को चलाएं। ये नामुमकिन है। मैं समझता हूँ ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। सही। अच्छा बरार साहब, कल से आपने ये देखा होगा जब ये फैसला आया कौमी असम्बली से, उसके बाद बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है कि कौमी असम्बली में ये सो मोटो ले लिया गया और 5 दिन में इसका फ़ैसला हो गया। लेकिन जो ख़ुद एक चीज़ 63 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी कि इसकी वजाहत कर दीजिए, इसकी तशरीह कर दीजिए, वो मामला अभी तक लटका हुआ है कि किसी की जो 63 के हवाले से है कि उसको लाइफ टाइम हटा दिया जाएगा, उस पर पाबंदी हो जाएगी या इस मुद्दत के लिए होगी, वो मामला अभी तक ज़ेर समात है। तो क्या हकीकत है कि वो मामला है अभी तक ज़ेर समात, लेकिन इस शॉर्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो प्रोसीडिंग चलती रहेंगी 63 वाली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो चीज़ अलाइव है और ये जो मेंबरान मुनारिफ हुए हैं इनको कुछ न कुछ सजा तो होगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ताहयात या ये कि एक मुद्दत देगा या ये कि इस टर्म के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल में 1-2 पेशियों में वो मसला भी हल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में जिक्र किया है कि वो 63 के का मसला चलता रहेगा। सही। अच्छा बाबर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स आए थे, आप अगर वो देखें तो एक बात तो उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि ये लोग जो नाराज़ अरकान हैं या मुनरिफ अरकान हैं वो वोट डाल सकते हैं। और उन्होंने इंश्योर करवाया था अटॉर्नी जनरल के ज़रिए से, और अटॉर्नी जनरल ने इंश्योरेंस दी थी कि जनाब उनका वोट डाला भी जाएगा और काउंट भी होगा। अब इशू आता है कि उनकी डिफेक्शन, कि वो डिफेक्शन क्लॉज जब लगेगा तो वो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हमेशा के लिए या डी-सीट होंगे या 5 साल के लिए उनको डी-सीट किया जाएगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट्स दिए थे कि ये मामला पार्लियामेंट ने तय करना है, पार्लियामेंट ये सेटल करेगी कि उसकी मुद्दत क्या होनी चाहिए। अब अगर आप उस क्लॉज को देखें तो वो है 63A, ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, एक मेंबर डिस्क्वालीफाई किस तरह से हो सकता है। उसके नीचे उन्होंने ये लिखा है कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो डी-सीट होगा। ये उस आर्टिकल में लिखा है। डी-सीट का मतलब ये है कि उस टर्म के लिए वो डी-सीट हो जाएगा। उसका भी एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि जनाब पार्टी हेड एक डिक्लेरेशन जारी करेगा, स्पीकर उस डिक्लेरेशन को जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस करेगा, उस पर उससे वजाहत तलब करेगा और उसके बाद ये डिसाइड करेगा ये वैलिड है या इनवैलिड है। लेकिन आर्टिकल 63 ये कहता है कि वो डी-सीट होगा। तो अगर डी-सीट का मतलब तो यही है कि उस टर्म के लिए डी-सीट हो जाएगा। बाबर साहब अगर ये पार्लियामान ही करेगा तो फिर तो उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त कौमी असम्बली में चाहे वो वोट करें या ना करें। वैसे तो वो ना भी करें तो नंबर वहाँ पूरे हैं, और सूबाई असम्बली वाले भी जो हैं वो अगर वहाँ नंबर क्योंकि अपोजिशन के पास नहीं है वहाँ से तो फिर पीटीआई के लोगों को मिलाना होगा, तो फिर तो उनको कोई डर नहीं है क्योंकि पार्लियामान में जब मेजॉरिटी आ जाएगी तो फिर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी उन लोगों के लिए भी। तो इसका मतलब है कि वो फिर तमाम के तमाम लोग बच सकते हैं। अच्छा, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। इस वक्त कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त डॉलर की जो उतार चढ़ाव है वो बड़ी तेज़ी के साथ पिछले चंद दिनों में हुआ है और आज जैसे ही रात को फैसला हुआ है आज स्टॉक मार्केट भी बेहतर थी, वहीं डॉलर की सूरत हाल खासी बेहतर होना शुरू हुई है, रुपए की सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हुई है डॉलर के मुकाबले में। तो कफील से जानते हैं। जी कफील, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब्दील हुआ और उस फैसले ने जो ट्रेडिंग स्क्रीन है स्टॉक मार्केट को मस्बत जोन में कर दिया। 652 पॉइंट्स का इजाफा है, 44,439 के लेवल पे इस वक्त जो है वो इंडेक्स है। सिचुएशन कल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर्स दिए हैं कि हर सूरत में जो है वो तहरीक अदम एतमाद की जो वोटिंग है वो होनी है। इन्वेस्टर्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल का सरफराज आप क्या सेंटिमेंट है, क्योंकि कल वोटिंग होने जा रही है तहरीक अदम एतमाद पर, और मार्केट कैसा बिहेव करने जा रही है इन फ्यूचर के अंदर?
देखिए, आपने डेमो तो आज देख लिया कि आज जो है जब इनके जो पीडीएम की जो फेवर में जब फैसला आया तो उसने जो इंटरेस्ट रेट का जो पैनिक था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया, डॉलर का भी पैनिक एब्जॉर्ब कर लिया और मार्केट तकरीबन 700 से ज़ायद अभी पॉजिटिव है। तो होपफुली कि अब बाज़ार जब चलेगी और अदम एतमाद की जो इनका जो तहरीक है वो कामयाब जाएगी। अच्छा, अब आप समझते हैं कि ये बात क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट जा रही है और अब नया जो सेटअप है वो आने जा रहा है? बिल्कुल, यही अब हालात यही बता रहे हैं कि जो अब जो सेटअप जो वो नई गवर्नमेंट का जो भी है वो आने वाला है। अब जो सरमाएकारों का एतमाद है वो किस हद तक बहाल होगा? और जिस तरह इकॉनमी की सिचुएशन थी, क्योंकि डॉलर खासा ऊपर जा रहा था लेकिन उसमें खासी कमी आई है, 2 रुपये की बाकायदा कमी हुई, तो किस तरह देखते हैं? हम एक्सपेक्ट तो ये करेंगे जो मौजूदा हुकूमत जो कमिंग जो आएगी वो इन्वेस्टर फ्रेंडली होगी और जो इन्वेस्टर के जो मसाइल हैं उनको भी सॉल्व करेगी और नया बिज़नेस भी जो जनरेट करने में मदद देगी। तो ये कि जो मामला थे, जो इलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं वो थोड़े कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। डॉलर को भी ज़रा मेंटेन करें और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गया है, इसको भी थोड़ा सा नीचे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर उस पर काम करती है जो भी गवर्नमेंट आती है तो जो स्टॉक मार्केट भी आपका बढ़ेगी और साथ साथ इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान भी जो खुशहाल हो जाएगा। ठीक है, आपने इन्वेस्टर्स की बात सुन ली जिनका एतमाद अब इसी चीज़ के ऊपर है कि जब नया सेटअप होगा गवर्नमेंट का वो यकीनन इकॉनमी के हवाले से खासे बड़े बोल्ड स्टेप्स उनको लेने होंगे ताकि जो इस वक्त लोगों की मुश्किलात हैं, ख्वाह वो कफील हमें आगाह कर रहे थे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के अब मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। जैसे ही कल ये फैसला आया, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी और शदीद मंदी का रुझान नज़र आ रहा था स्टॉक मार्केट में, डॉलर की कीमत बढ़ रही थी और यही सूरत हाल नज़र आ रही थी जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से है। इस वक्त हमारे साथ शान सईद साहब भी मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपके वक्त का। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पाकिस्तान के मार्केट में आई, जो सिचुएशन हुई उसके बाद अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नई आने वाली हुकूमत जो है, तो ये बहुत बड़े चैलेंज को जो कह रहे हैं कि मईशत तबाह हो गई, सूरत हाल खासी ख़राब हुई, तजारती खसारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब क्या ये इतना बड़ा चैलेंज ये अगली आने वाली हुकूमत अगर वो 6 माह रहती है या 1.5 साल रहती है वो कर पाएगी इसको वापस? उसी तरह से कहा जा रहा है कि जनाब हम छोड़ के गए थे 100 रुपये का डॉलर, ये डॉलर क्या वापस आ सकता है? तेल की कीमतें वापस आ सकती हैं? ऐसा मुमकिनात में है कोई? सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पिछले 2-3 महीने में वो अंडर प्रेशर रही और ये मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगले 3-4 महीने में वापस आएगी, इवन अगर नई गवर्नमेंट भी आ जाए। कल का जो डिसीजन था एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है स्टेट बैंक के डिसीजन के ऊपर। मैं कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। अगर हम नई हुकूमत को लेके भी आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना जल्दी टर्न अराउंड कर सकेंगे। जहां तक सवाल है रुपए का, रुपए की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी शुरू से ही वीक थी। स्टेट बैंक ने हमेशा पैनिक में आके सारे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की है और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इट हैज बिकम अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। और जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत सारे मुख्तलिफ टीवी चैनल में रहेगा और इन्फ्लेशन नहीं जाएगा क्योंकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल टोटली फेल हो गई है और उसका टोटल जो ब्लेम है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जाता है क्योंकि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं रही। उन्होंने हमेशा पैनिक में आके रेस किया, जब नहीं रेस करनी चाहिए तो उन्होंने रेस कर दिया, जब उनको लोअर करने चाहिए तो उन्होंने लोअर नहीं किए। तो मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन रहेगा पाकिस्तान में, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो अंडर प्रेशर रहेगी और रुपए की जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगी। शान सईद साहब, एक बहुत बड़ा अमल है जो वज़ीर आज़म ने किया, शायद वो एक पब्लिक स्टंट हो सकता है, सियासी मामला, कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई थी। अब मौजूदा हुकूमत है उसके लिए खासा बड़ा एक मामला होगा कि क्योंकि पिछले 15 दिन पहले आपने ये देखा कि ये चीज़ गई थी कि 50 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो बेहतर होगा, ओगरा की ये असम्बली थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने नहीं बढ़ाई। तो क्या अगली आने वाली हुकूमत के लिए ये आसान होगा कि वो पेट्रोल प्राइसेस को उसी तरह से रोक पाए जिस तरह से वज़ीर आज़म ने जाते जाते रोक लिया था? जो ऑयल प्राइसेस डिक्रीज की थी वो बिल्कुल सही स्टेप था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है फॉरवर्ड उनके जो कर्व्स थे वो बता रहे थे कि नीचे जाएंगी और आपको याद हो 6 मार्च को ऑयल जो है वो 131 पे था और इस वक्त जो है ऑयल जो है $102 पर बैरल पर ट्रेड कर। तो वो जो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल सही थी क्योंकि उनको ऑलरेडी मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं। ऑयल प्राइसेस फॉर द टाइम भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेंगी $105 में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये ऊपर जाएंगी। तो ऑब्वियसली
जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान को भी बढ़ानी पड़ेंगी। और समझ में हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइस जो है $110 पर बैरल ऑन दी एवरेज ट्रेड करेगा। सही। अच्छा शान सईद साहब, एक सवाल के मौजूदा हुकूमत तो जारी है, अगली आने वाली हुकूमत है, सर क्या चैलेंजेस होंगे इस हुकूमत के लिए जो इकॉनमी को इस लेकर चलेगी? फिर बड़ा सिंपल है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी जो है अंडर प्रेशर रहेगी। इन्वेस्टर्स शायद आने में हिचकिचाहट महसूस करें क्योंकि प्रीवियस जो नई गवर्नमेंट उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो खाली इमरान खान पे बिलीव करते हैं। और हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी करप्शन के चार्जेस है। जो FDI है वो उसी मुल्क में आती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्लीन हो और वो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अगले कोई 2-3 क्वार्टर्स में कोई खाते खा इजाफा होगा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। सही। तो इसका मतलब ये है कि और एक और सवाल मेरा यहाँ पर है, बड़ा अहम है, वो IMF ने भी एतराज़ात किए थे जो कुछ प्रोग्राम्स वज़ीर आज़म ने शुरू किए थे जिसमें मेरा पाकिस्तान मेरा घर है, सास प्रोग्राम में था, कामयाब जवान प्रोग्राम है और इस किस्म के प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड के मामला थे। तो जो सब्सिडी थी एक तरह से गवर्नमेंट की जानिब से, ये हुकूमत के पास जो आ रही है उसके पास इख्तियार होगा कि वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म कर दे, या फिर क्योंकि वो स्टेट बैंक से लिंक होगी थी, स्टेट बैंक ने ये तमाम तर चीज़ें की हैं कुछ कर्ज़ों के हवाले से, ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ जो बैंक्स दे रहे हैं, तो क्या वो प्रोग्राम्स बंद हो सकते हैं या वो प्रोग्राम चलते रहेंगे? अगर वो प्रोग्राम चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जो पाकिस्तान की लिए चीज़ें बेनिफिट है वो करनी चाहिए। हमें IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज़ को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। हमारी इकॉनमी का इसलिए पट्टा बैठ गया पिछले 30-40 साल में क्योंकि हमने गलत पॉलिसीज़ IMF और वर्ल्ड बैंक की फॉलो की हैं। हमें होमोजीनियस जो होम ग्रोन पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए जो हमारे लोगों के लिए बेनिफिट है, जो हमारे लोगों को फ़ायदा करे। जैसे हेल्थ कार्ड है, उसमें बड़े सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो मेरा ख्याल है जो होम ग्रोन पॉलिसीज़ हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए और जिससे पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो वही कंटिन्यू करनी चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं मलेशिया से, माहिर मुआशियात हैं साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ अब्रार साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि अवामी से मामलात थे, बाबर साहब इसको बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था इस हुकूमत का कि हेल्थ कार्ड 12 करोड़ के आबादी के सूबे में जब आ जाएगा, बल्कि वो 31 मार्च तक तकरीबन वो हर डिवीज़न तक हो गया है। ये एक बड़ा पब्लिक स्टंट होता है, इस किस्म के माजी की हुकूमतें भी करती रही हैं, बाकी कुछ ये चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है इसके असरात को इस तरह होल इस जमात पर हो पाएंगे? जो इमरान खान साहब हैं वो कुछ बेनिफिशरी हो पाएंगे अगले इलेक्शन में? मुदस्सिर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एक आम आदमी के लिए जिसको 10 लाख रुपया में से अगर उसको हेल्थ कार्ड मिल गया। बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे महंगे इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, महंगे हॉस्पिटल की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, अपना इलाज करवा रहे हैं। जी, महंगे हॉस्पिटल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकते थे, गेट से दाखिल नहीं हो सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। बिल्कुल मुदस्सिर, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो वाकई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, वो वहां से इलाज करवा रहे हैं। इसके 2 बड़े इश्यूज है। पहली बात तो ये है कि जो बंदा 10 लाख रुपया कमा रहा है उसको भी वही हेल्थ कार्ड मिल गया, जो 10,000 कमा रहा है उसको भी हेल्थ कार्ड मिल गया। इनको ये चाहिए था कि ये पहले स्क्रूटनी करते, इनके पास डाटा मौजूद था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, कौन से लोग जो है डिजर्व नहीं करते। दूसरी बात यह है कि ये उसको कैश नहीं करवा सके उस तरह से जिस तरह से इनको कैश करवाना चाहिए था, उस तरह से उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सके जिस तरह से उसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि नून लीग की गवर्नमेंट इनसे बेहतर इस तरह के उनको ये इस तरह के जो टैक्टिक्स थे वो बेहतर आते थे कि किस तरह से किस चीज़ को कैश करवाना है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आम आदमी जो है वो अपना इलाज करवा सकता है। आपको सिर्फ जाके हॉस्पिटल में अपना ID कार्ड दिखाना है और वो वहाँ पर वो स्कैनिंग करके आपका ट्रीटमेंट होता है। मैंने बेताशा लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मुदस्सिर जो बेचारे अपने इलाज नहीं करवा सकते थे, महंगे इलाज, वो करवा रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इमरान खान को इसका क्रेडिट तो मिलेगा अगर वो अवाम में जाएंगे। मुझे नहीं पता उस खत का कोई क्रेडिट जाता है या नहीं जाता, लेकिन इस तरह के जो पब्लिक के लेकिन बाबर साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंडोर्स करूं
कि जो इसको पब्लिसाइज कर सकती थी वो नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो इसको लोगों तक पहुंचा सकते थे वो नहीं किया। मैं थोड़ा सा इन कुछ प्रोग्राम्स को ज़ाती तौर पर करीब से देखा मैंने, तो ये जितने भी प्रोग्राम्स 5-6 शुरू किए वो किसी की उस तरह से पब्लिसिटी नहीं हो पाई लोगों तक, और उसको उस तरह से एक बेहतर तौर पर वो कैश नहीं करवा सके। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के पास जो मुशीरान थे, उनकी ज़बान, उनके अल्फाज और उनका जो तुंदो तेज़ लहजे थे, वो अपोजिशन को बुरा भला कहने में ज़्यादा देर वो लगे रहे, अपने काम बताने में वो कम लगे रहे, जिसका नतीजा इस वक्त इमरान खान साहब, या शायद पता नहीं वो तस्लीम भी करते हैं कि नहीं, वो कि जी वो उनके जो मुशीरान वो ऐसे रहे हैं या नहीं, वो शायद उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन असल उनको देनी चाहिए थी जो ये काम करते रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पसे पुश्त रहे हैं। अच्छा बाबर साहब, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ कानूनी मामलात के हवाले से बात कर लें। इब्रार साहब हमारे साथ हैं, वक्त भी कम हो रहा है। इब्रार साहब, इस वक्त जो है बहुत बार हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब मुकदमात दर्ज करवा सकते हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं आज के एक दिन के अंदर, कोई ऐसी चीज़ें। सर ये तो मुमकिन नहीं होता कि एक दिन रहेगा, चंद घंटे रह जाएं और आप इस किस्म के फौरी तौर पर फैसले कर लें। ये फिल्मी तो हो सकते हैं, रियल लाइफ की ऐसी चीज़ें तो नहीं मुमकिन होती हैं कि आप अपने मुखालिफिन पर मुकदमात दर्ज करवाना शुरू कर दें। ये नामुमकिन है, इसलिए कि आर्टिकल 6 में फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ये इस तरह का मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन ये कि अब इनके पास टाइम भी नहीं है। देखिए कल अगर ये जीत जाए, अदम एतमाद खारिज हो जाए, तो फिर इनके पास टाइम होगा, फिर ये जो जी चाहेंगे करेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 जो है उसका इन्वोकेशन बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मैं समझे फेडरल गवर्नमेंट को हर चीज सोच समझ के करनी पड़ेगी और हर चीज देखनी पड़ेगी कि वाकई क्या हुआ, वाकई क्या वायलेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, या कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोकेट किया गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है, इमरान खान के पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर कल अदम एतमाद जो है वो फेल हो जाती है तो फिर इनके पास टाइम होगा, फिर ये सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन विच हंटिंग के इनको जमहूरी अंदाज में काम करना चाहिए, और जैसा कि अभी डिस्कस हो रहा था, अपने जो फलाही काम है उनकी तशहीर करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम किए। आर्टिकल 6 तो बड़ा मुश्किल आर्टिकल है, इसमें आप इनिशिएट नहीं कर सकते। सही, तो ये आर्टिकल 6 के मामला जो एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात है वो इतना आसान नहीं है, अब्रार साहब फरमा रहे हैं। बाबर साहब, एक चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा ये बात की जाती रही, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो जेलों में गई है, उन्होंने ज़मानतों पर फिर इस वक्त वो बाहर मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत टाइट रहे हैं इदारों के, चाहे वो FIA के मामलात हों, चाहे वो NAB के मामलात हों, तो वो अब आपको लग रहा है कि पासा जब पलटेगा तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रद्द-ए-अमल के तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ आएंगी। मुदस्सिर, मुझे नहीं ये लगता कि ये उसको PTI को इंतकाम का निशाना बनाएंगे, और इनको बनाना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि इनका सारा फोकस जो है वो इकोनॉमी और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। जहाँ तक मैं शहबाज शरीफ को जानता हूँ, वो 10 साल पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, तो वो इस तरह के कामों में पड़ने वाले आदमी नहीं है। पंजाब में भी जो 10 साल वज़ीर आला रहे तो उन्होंने PTI के लोगों को विक्टिमाइज नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, बल्कि वो उनका ज़्यादातर फोकस गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी की तरफ होता है। तो आप देखें कि उनके दौर में डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो थे वो इनिशिएट किए गए, वो इनिशिएटिव लेने वाले आदमी हैं। चाइना के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़ास
ख़ास तौर पे वो बना कर रखते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ को जो चैलेंजेस है इस वक्त, जो बड़े चैलेंजेस हैं, वो गवर्नेंस और इकोनॉमी का चैलेंज है। वो अपना टाइम इस तरह से पीटीआई के खिलाफ मुकदमात बनाने में या उनको विक्टिमाइज करने में ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इस वक्त जरूरत भी है कि वाले मामलात को देखें ताकि गवर्नेंस के मामलात, मुआशी सूरत हाल की बेहतर बढ़े। शुक्रिया बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजज़ियाकार, और हमें अबरार हसन साहब ने ज्वाइन किया था। अबरार साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा एक अहम मामला गुज़श्ता रोज़ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। जो रूलिंग दी गई थी स्पीकर की जानिब से, उस रूलिंग को ख़त्म कर दिया गया, अनटू कर दिया गया, और अब 9 अप्रैल के लिए इजलास भी बुलाने का कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब तहरीक अदम एतमाद पर अब वोटिंग होगी और उस वोटिंग के बाद जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। ये मामला अब बड़ा अहम है। लेकिन साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे शाम में, और उससे पहले मुसलसल इजलास वो भी बुलाए जा रहे हैं जहां पर कानूनी मामलात के हवाले से उनको ब्रीफ किया गया है। वहीं पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी उन्होंने बुलाया है। अब ये तमाम तर चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बज़ाहिर आज का दिन जो आखिरी दिन है, कल तो इजलास भी बुलाया गया है, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या फ़ैसला तहरीक अदम एतमाद पर आता है। बज़ाहिर नंबर पूरे हैं अपोजिशन के पास, बल्कि नंबर से मामलात आगे हैं, और जो डर लग रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान उनका वोट होगा तो क्या होगा, वो भी अब रास्ते छटते हुए क्लियरली नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान इस खुसूसी ट्रांसमिशन में नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। लगारी साहब, बड़ा अहम फैसला, मुसलसल हम जब से ये मामला हुआ खुसूसी ट्रांसमिशन में दिन में शाम में बैठ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और हतमी फैसला भी बहरहाल ये है। अब इस फैसले के बाद आपको लग रहा है कि वाकई पार्लिमान जो है वो उसी तरह से मजबूत भी होगी और जो पाकिस्तान में जो आइन की बालादस्ती है वो उसी तरह से वो जारी रहेगी। ये जो सेलेक्टिव जस्टिस वाला मामला है, कहा जाता है ना, बार बार एतराज़ात किए जा रहे हैं, वो ख़त्म हो पाएगा? पहली बात यह है कि हमारा पहले से ये मौक़िफ़ रहा है कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है और उसको ठीक होना चाहिए। ये हम शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का और आला अदलिया का कि उन्होंने उन रिवायात को ज़िंदा नहीं किया जो जस्टिस मुनीर ने और जस्टिस अनवारुल हक ने और जस्टिस इरशाद हसन खान ने कायम की थी, और जो कुछ उससे पहले 200 केस में हुआ था, जो अस्मा जिलानी जो बाद में अस्मा जहांगीर हुई थी, उन्होंने जो चैलेंज किया था और उसमें याह्या खान को गासिब करार दिया गया था। और लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त तक तो याह्या खान वैसे इक़्तिदार से बाहर हो चुके थे। ये फ़ैसला आया और इन्होंने उस जगह पर जाकर लखड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, और अपना मुत्तफ़िक़ का इत्तफ़ाक़ राय का फ़ैसला जो है उस पर यह दिया है कि वहाँ मामला वहाँ ले जाया जाए जहाँ से उठाया गया था। तो न तो आर्टिकल 5 वायलेट हुआ था, आर्टिकल 6 के प्रोसीजर को छेड़ा ही नहीं गया था, आर्टिकल 6 लगाया गया, वहीं पर ही 2-3 मिनट के अंदर उसी को ट्रायल किया गया, उसी की जजमेंट दी गई और उसका फैसला सुना दिया गया और एडजर्न कर दिया गया इजलास, और अगले मिनट में तोड़ दिया गया। वो तो सारे का सारा एक मामला ऐसा था कि जिसके अंदर एक तरतीब से काम हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और अब होने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो भी इक़्तिदार में आ रहे हैं, अगर मियाँ शहबाज शरीफ आ रहे हैं तो वो मुल्क की तरफ तवज्जो दें, इंतकाम की तरफ तवज्जो न दें। और अगर वो इंतकाम के चक्कर में पड़ेंगे कि इन्होंने हमें जेल में रखा, हम इन सबको जेलों में रखेंगे, अगर इस तरफ जाते हैं सही तो फिर हम सीधी राह से फिर भटक जाएंगे। अब कानून को रास्ता दें, कानून जिन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर हो
और आपके पास टोटल एविडेंसेस हों। उससे पहले आपने देखा था कि जिस तरह से नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई थी मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जाने पर, वो जो साद रफ़ीक के केस था, शाहिद खाकान अब्बासी का केस था, फिर नवाज शरीफ के ज़मानत का केस था, तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बहुत वाज़ेह थी कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से आप रेफरेंसेस बना रहे हैं, किस तरह से आप मुकदमात बना रहे हैं। तो कोर्ट वो है कि जिसने इससे पहले मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जिसने इमरान खान को सर्टिफाई किया कि यह सादिक और अमीन है, जिसने इमरान खान की हुकूमत के आइन से मावरा अक़दामात को साइड करते हुए आइन को बहाल किया। अब सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि एक आइन है, एक डेमोक्रेसी है और एक ये मुल्क है, ये जुग्राफिया है। बिल्कुल सही है। हम हर बात पर लड़ सकते हैं, मुल्क पर, जमहूरियत पर, आइन पर जो है हम एक दूसरे को पछाड़ने की बात नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम है हमारे लिए, हमें इसके साथ रहना है, आइन के साथ रहना है, जमहूरियत के साथ रहना है। ये जिम्मेदारी लगारी साहब बहुत ज़्यादा अहम है। सर, एक फैसल अजीज़ साहब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आया, वो फिर जिस किस्म का मिलान किया गया, यही सुप्रीम कोर्ट थी उस फैसले को, फिर वो एक पूरी तहरीक मुझे निकाला कि वो आई, फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं वो उन्होंने बुतों से भी तशबीह दी कि ये बुत जो बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। इमरान खान साहब एक कौमी लीडर भी हैं, वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूदा जब हम बात करें लम्हा मौजूद में वो वज़ीर आज़म भी हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त कि ये मामलात को अब मुतनाज़े ना बनाया जाए, कबूल किया जाए, या वो भी फिर मुझे क्यों निकाला कि एक तहरीक चलाते हुए अगले आने वाले वक्त में नज़र आ रहे हैं आप? मेरे ख्याल है मुदस्सिर, इमरान खान साहब, उनकी पार्टी अभी तक सख्ते में है। अच्छा। और वो सड़क पर भी नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने एहतजाज तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, एहतराम किया है, अच्छी बात है, एहतराम किया है, लेकिन वो सख्ते से बाहर नहीं आए। और ना सिर्फ वो बल्कि उनके कारकुनान, उनके हमदर्द, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बड़ी तादाद, जो एक बड़ी लंबी कैंपेन चल रही थी, वो सख्ते से बाहर नहीं आ रहे और वो इंतज़ार कर रहे हैं वो आखिरी बॉल जो आज फेंकनी है, आज जो कौम से खिताब फरमाना है। काबीना का इजलास अभी हो रहा है, थोड़ी देर में शुरू होगा, और उसके अंदर ये अप्रूवल लेना है कि वो मरासला उसको दिखा दिया जाए अवाम में, और वो आखिरी बॉल क्या है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि खान आखिरी बॉल तक आएगा। और कल उनके जो 2-3 कायदीन आए मीडिया पर, उन्होंने यही बात की, और अभी शेख रशीद साहब ने भी ये बात की, हार नहीं मानेंगे। असल में ये हार नहीं मानेंगे, ये आखिरी बॉल तक खेलेंगे, मेरा ख्याल है देर हो गई बहुत ज़्यादा देर हो गई, और वो आइन के अंदर खेलना था, आइन से बाहर नहीं खेलना था। तो वो आइन से बाहर खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी कौम ने, अपोजिशन ने, पूरी कौम ने जो है वो बहुत ही पसंद किया, उसका एहतराम किया। ये अलग बात है कि जब अपोजिशन की पार्टियों के ख़िलाफ़ फैसला आया तो उन्होंने वो एहतजाज किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस एहतजाज की तरफ जाने के मूड में हैं, या उनकी पार्टी की तरफ से किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब तक कोई ऐसा लफ्ज़ कहा है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। अब ख़तरा यह है कि वो आइन शिकनी वाले मरहले को दोबारा दोहरा तो नहीं देंगे, अभी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर देंगे, कौम से खिताब करना है, काबीना का इजलास है, कौन सी चीज़ों का अप्रूवल लेंगे काबीना से, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म है, उनकी काबीना है, कौन सा अप्रूवल ले सकते हैं, क्या लेंगे, उसके बाद क्या कौम से खिताब करेंगे, और क्या ऐसी बात होगी। अमली तौर पर तो देर हो चुकी है, लेकिन अब भी उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके करीब के लोग हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं अभी हमने हार नहीं मानी, अभी आप देखिएगा। तो अभी आप देखिएगा, इस मरहले से हमें निकल जाना चाहिए, ये निकल जाएं और स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। एक फैसले ने पाकिस्तान की इकनॉमी पर कितना असर डाला है, सिर्फ एक फैसले ने। डॉलर की कीमत किस तरह नीचे आई है, स्टॉक के अंदर सूरत हाल बेहतर हुई है, बेहतरी की तरफ सिनेरियो जा रहा है। अब ये कि अगर आज का दिन सुकून से गुजर जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब जो है वो उस तरह का नहीं होता, कोई चैलेंज या कोई और ऐसा इक़दाम नहीं उठाते वो, तो मेरे ख्याल है कल आने वाली सुबह हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक पाकिस्तान को एक नई उम्मीद देगी। यह यकीनी है शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, तो अब यकीनी है, उसके अंदर कोई शुबे वाली बात नहीं है। और ये लगारी साहब ने बहुत अच्छी बात की, और जिसके कवी इम्कानात हैं कि शहबाज शरीफ साहब काम पे ध्यान देंगे, वो कोई ऐसी हरकत या ऐसा इंतकाम वाला मामला नहीं चलाएंगे,
अब हत्ता कि उनके पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ हो। मरीम साहिबा इस तरह के बयान देती रही हैं, हमजा साहब इस तरह के बयान देते रहें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि उनकी तबीयत के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान की मईशत और जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, अगर उसमें इंतकाम वाला चक्कर शुरू हो गया तो सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा और फिर उससे हम निकल नहीं पाएंगे। तो ये दो सिनेरियोज़ हैं, एक इमरान खान क्या करते हैं आज, दूसरा शहबाज शरीफ साहब को क्या करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल भी होगा, उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत सारे दोस्तों के साथ मिला के ये काम किया है। जरदारी साहब का जो परसेंटेज है गवर्नमेंट के अंदर वो कितना होना चाहिए, MQM का परसेंटेज कितना होना चाहिए, कौन कौन सी वजारतें इनके पास होनी चाहिए। फिर आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम 4 महीने के अंदर हल्का बंदियाँ वगैरह कर लेंगे और उसके बाद हम तैयार होंगे इंतखाबात के हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी फाइनल राउंड्स के अंदर हैं, बस थोड़ी सी संभलिंग की और सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है, उसके बाद रिजल्ट को देखते हैं किस तरह से आते हैं। सही। शाइक उस्मानी ने ज्वाइन किया है, साबिक जस्टिस रहे हैं, बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान शाइक उस्मानी साहब। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसी फैसले पर अमल करना है, हुकूमत की ख्वाहिश हो ना हो, लेकिन बहरहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। तो सर, उसके जो असबाब थे, यहाँ सवाल यह है कि आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाकर तहरीके अदम एतमाद को मुस्तरद किया गया, लेकिन कल के फैसले में आपने भी वो मुलाहिजा किया होगा, मेरे जैसे तालिब इल्म तो समझ नहीं पाया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो आर्टिकल 5 के हवाले से कोई चीज़ ऐसी है कि नहीं है। लेकिन सर, ये बार बार कहा गया कि आइन को तोड़ा गया, आइन से इनराफ किया गया। अब आर्टिकल 6 लगना चाहिए स्पीकर पर, आर्टिकल 6 लगना चाहिए वज़ीर आज़म पर कि उन्होंने गैर आइनी इकदाम किया। तो ये जो इकदाम हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हुए सर, तो आर्टिकल 6 क्या स्पीकर पर, वज़ीर आज़म पर लग सकता है? देखिए, आर्टिकल 6 लगाना काम होता है एग्जीक्यूटिव का, इससे कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। और ये अब जो कल फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने तो आईनी फैसला किया कि आइन के मुताबिक जो स्पीकर का एक्शन था वो आर्टिकल 95 के खिलाफ था, आइन की शिक की खिलाफ वर्जी थी, ये सिर्फ उन्होंने कहा। अब उसके कहने के बाद एक दफ़ा उन्होंने फैसला कर दिया, तो जिस तरह कानून में होता है कि अगर एक बेसिक लॉ को डिक्लेयर कर दिया जाए तो जितने कॉन्सिक्वेंसेस उससे फ्लो करते हैं वो सब के सब इलीगल हो जाते हैं। इफेक्टिव हुआ था। बेसिक डिसीजन ये हुआ था कि जो उनका डिसीजन है स्पीकर का, जो रूलिंग थी वो गैर आईनी थी, तो उसकी वजह से फिर जो ये जो असेंबली डिसॉल्व हुई है वो भी गैर आईनी हो गई। उसकी वजह से जो इंटरिम गवर्नमेंट का ऑर्डर पास किया प्रेसिडेंट ने वो भी गैर आईनी हो गया। तो सारी चीज़ें गैर आईनी हो गई, सारे मामले हो गए। अब जो जहाँ तक के आर्टिकल 5 का ताल्लुक है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग नहीं दी। वो आर्टिकल 5 जो है वो उसमें यह है कि लॉयल्टी की बात है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि उसके लिए प्रूफ चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इस लेवल पर 184(3) में कभी ये डिस्प्यूटेड फैक्ट्स में नहीं जाती, तो वो उस चीज में नहीं जाएगी। तो शायद उस्मानी साहब इसको आइन से इनराफ कहेंगे या आइन की तशरीह को ना समझी कहेंगे या आइन तोड़ना कहेंगे जो स्पीकर ने किया? देखिए, स्पीकर ने तो वो किया जो उसके वज़ीर आज़म ने कहा उसको करने के लिए जी। अब वो यकीनन वो जब उसको अगर उसको कटहरे में लाया जाएगा कभी भी, तो वो तो कहेगा जी मुझे मेरे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, मैंने ये कर दिया, यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम होगा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 2-3 से पहले वज़ीर आज़म साहब बार बार ये अनाउंस कर रहे थे कि मैं एक सरप्राइज लेके आऊँगा, आपको याद होगा वो सरप्राइज लेके आऊँगा। और जब वो हो गया, जब इन्होंने स्पीकर साहब ने ये कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी, जबकि आपने बहुत मुबारकबाद दी लोगों को। तो ये सारा वज़ीर आज़म साहब की तरफ से हुआ था या वज़ीर आज़म की कैबिनेट की तरफ से हुआ था, उनको नहीं कहे। तो अब ये जब हो गया, तो अब जब ये वोटिंग दोबारा होगी और अगर उससे पहले कोई ऐसा हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब कल वोटिंग से पहले रिज़ाइन कर दें, ये पॉसिबिलिटी है। और या ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म भी रिज़ाइन कर दें और सारी की सारी उनकी जो पार्टी है, जो मेंबर्स हैं असेंबली के, वो भी रिज़ाइन कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो तो कल क्या होगा। लेकिन अगर फर्ज किया ये नहीं कुछ करते और
वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, और जब हो जाता है उसमें अगर गवर्नमेंट हार जाती है तो उस सूरत में द प्राइम मिनिस्टर विल सीज टू होल्ड ऑफिस। जब सीज टू होल्ड ऑफिस का मतलब है कि ही विल बी नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो उसके फौरन बाद हाउस को कहा जाएगा कि आप अपना एक नया लीडर इलेक्ट करें, बिकॉज कोई भी मुल्क बगैर प्राइम मिनिस्टर के नहीं रह सकता, नया लीडर लाजमी है। तो नया जब हाउस अपना नया लीडर इलेक्ट कर लेगी, जो कि प्रपोजल है इन लोगों का, अगर ऐसी सिचुएशन हुई, शायद शहबाज शरीफ को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है, तो उसको इलेक्ट कर लेंगे। जब वो कर लेंगे और नई हुकूमत आ जाएगी, फिर ये उस पर ये होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे कि आर्टिकल 5 के मुतालिक जो बातें की जा रही थी और लेटर्स की बात थी, वो उसको उस पर तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलेगा कि जो स्पीकर का जो फैसला था, बजाय अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसको इस बात से किया था कि वज़ीर आज़म ने किया था, लेकिन जो उसने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है 5 के खिलाफ वर्जी हुई, तो वो फिर उस सूरत में ये इन्वेस्टिगेशन होगी। और वो इन्वेस्टिगेशन में अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने गलत बयानी की, गलत काम किया, गलत फैसला किया, तो और अगर किसी कहने से भी किया तो किसी का कहने से गलत ऑर्डर में गलत होता है, तो अगर उसने गलत ओबे किया तो उस पर यकीनन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ज लग सकता है। सही। अच्छा शाहिद उस्मानी साहब, अभी इस्तीफ़ों की आपने बात की, एक मामला कि अगर 150 155 इस्तीफ़े आ जाते हैं तो इसमें कोई आईनी बहरान का मामला तो नहीं है? फिर तो ज़िमनी इलेक्शन की जानिब हुकूमत उस वक्त फैसला करे तो वो जाया जा सकता है, और एक सूबाई असम्बली भी अगर वो तोड़ देते हैं, तहलील कर देते हैं, तो क्या ये मामला आम इंतखाबात की तरफ जा सकता है, या जहाँ सीट्स खाली होंगी, चाहे वो सूबाई असम्बली तहलील हो या फिर कौमी असम्बली की नशिस्तें हों, सिर्फ उसकी जानिब इलेक्शन जाए? कोई ये बाउंडिंग तो नहीं होगी कि आम इंतखाबात की तरफ जाना लाजमी हो जाएगा? हेलो जी शाहिद उस्मानी साहब, आप सुन सकते हैं सर? हेलो शाहिद उस्मानी साहब से हम दोबारा से, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी दोबारा से रब्ता करते हैं। शाहिद उस्मानी साहब, लगारी साहब, ये इस्तीफ़ों वाली जो मामला है, ये इस किस्म का इतना इंतहा का फैसला लगारी साहब वो कर सकते हैं इमरान खान साहब के इस वक्त, चाहे अक्टूबर का इलेक्शन हो या चाहे 1.5 साल जो असम्बली की मुद्दत रहती है उसमें? उन्हें 2 गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दें, इससे कोई क्राइसिस पैदा होगा, आपकी पार्टी अक्सरियती है और लीडर हाउस आपको बनना चाहिए। पहली बात यह है कि अक्सरियत वो खो चुके हैं, और उनके इत्तेहादियों ने उनके साथ मिलकर जब उनको लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब किया था जी, अब वो पोजीशन नहीं रही है, और अब इनकी पार्टी के लोग अगर वोट ना भी करें लीडर ऑफ अपोजिशन को, जो लीडर ऑफ द हाउस के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं, तब भी वो कामयाब होने की पोजीशन में। नंबर 1 जी, अगर इस्तीफा देते हैं तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इन ब्लॉक इस्तीफे देते हैं पार्लियामेंट से जी, तो ये इंतहाई अदब के साथ और उनकी हमदर्दी के साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर उन्हें कोई नहीं रोक सकता कि वो जाएं स्पीकर के सामने, और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है जी, और शायद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी मौजूद है, नहीं तो ये चले जाएंगे, ज़ाहिर है फ़ौरन बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के लिए चले जाएंगे। पहले लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो जाएगा जी, उसके फ़ौरन बाद चले जाएंगे। तो जो भी नया स्पीकर आएगा उसके सामने बंदा पेश होकर कहेगा कि जी ये मेरा इस्तीफ़ा है, वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लेंगे या रख लेंगे। तो इसमें उनकी पार्टी के टूटने का एहतमाल ज़्यादा है कि लोग अक्सरियत में लोग न दें इस्तीफ़े, और उनके वही 20, 25, 30 जो पुराने PTI के बहुत कोर हार्ट के साथ उनके साथ हैं वो इस्तीफ़े दे दें और बाकी न दें। मैं ज़ाती तौर पर भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो एक तो ये कि पार्टी उनकी जो है किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस्तीफ़े दें। जितने लोग इस्तीफ़े देंगे उनके माने जाएंगे, और जो लोग स्पीकर के सामने जाकर कह देंगे सर हमने नहीं दिया है या इस्तीफ़ा हमसे ज़बरदस्ती लिया गया, तो वो भी इस्तीफ़े दे दें, वो जाके राजा रियाज साहब को अपोजिशन बेंचों पर बिठा सकते हैं। हालांकि अभी तो वो PTI पे ही मौजूद हैं, तो इस किस्म की एक फ्रेंडली किस्म की अपोजिशन खुद से भी बनाई जा सकती है अगर इमरान खान साहब असम्बली से बाहर होते हैं। जो इनके लिए ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल इमरान खान साहब असम्बली से बाहर हुए तो खतरनाक
ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह उस वक्त पैदा होगी जब लीडर ऑफ द अपोजिशन इमरान खान नहीं बन पाएंगे, उन्हीं की पार्टी का कोई और अक्सरियत साबित करके बन जाएगा और फिर नई हुकूमत साजी में नए बड़े फैसले, नैब के चेयरमैन के इंतखाब में, चीफ इलेक्शन कमीशनर के इंतखाब में, बड़े जो अपना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब में, बड़े फैसलों में, आर्मी चीफ के उसमें तो खैर प्राइम मिनिस्टर की काबीना की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन क्योंकि वो उस हैसियत से मुशावरत से निकल जाएंगे। जब मुशावरत में होते हुए तो क्राइसिस पैदा कर सकते हैं, मुशावरत में नहीं होंगे तो क्राइसिस भी पैदा नहीं कर सकते। बस ठीक है। अगला अमल जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का, जिसकी कल बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है जिसमें अगर पीटीआई मौजूद नहीं होगी तो वो फिर किस तरह से चलाई जाएगी। मोहम्मद उसामा गाजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, शायद उस्मानी साहब से हमारा दोबारा रब्ता हो गया। उसामा गाजी साहब बहुत शुक्रिया। कभी कल जो कुछ हुआ है वो फैसला अब बहरहाल हुकूमत को तस्लीम करना है, वो दिल करे ना करे, लेकिन अब जो अगला नया मामला आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इंतहाई इकदाम की जानिब बार बार बात हो रही है, जी इस्तीफ़े देकर बाहर आ जाएं, कौम की जानिब जाया जाए, आवाम से जो है वो लिया जाए, इस वक्त कौमी असम्बली को छोड़ने की पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए, ले सकते हैं इमरान खान साहब? देखिए, नज़ीर लगारी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पार्लिमानी जिस तरह निज़ाम है उसमें मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब को इस तरह मैदान खाली छोड़ना चाहिए और वो इसमें रह कर, आप देखिए जरदारी साहब ने जो भी प्लान, जो भी खेल मैदान, जिस तरह भी सियासत में, देखिए वो कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने एक दफ़ा गलती की थी, बायकॉट किया था इलेक्शंस का, तो अब जरदारी साहब जो भी खेल करते हैं अंदर रहकर करते हैं। ये सारा आज जो आप सिनेरियो देख रहे हैं इसमें जरदारी साहब का एक लीडिंग रोल रहा है। तो अगर इमरान खान साहब ने उनका मुकाबला करना है तो उसी तरह से चलना होगा। इमरान खान साहब को इस सारे प्लान का काफ़ी अरसे से इल्म था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। शानदाना गुलजार साहिबा हैं, वो ये बता चुकी हैं, एम्बेसी में बुलाकर क्या कुछ उनसे सवाल हुआ उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। तो सारा उनको नज़र आ रहा था क्या क्या हुआ है। अभी भी आप देखिए जो लेटर का मामला है, उन्होंने इदारों से जब ये बात की, सारा लेटर सामने आ गया तो उन्होंने कहा जी OIC के बाद इसको देखते हैं। और फिर इमरान खान साहब को लगा कि ये तो हाथ से वक्त निकल रहा है, फिर उन्होंने वो जलसा किया कि अवाम में जाकर मैं बात बताता हूँ। तो ये पूरा जो प्लान तैयार है, इसमें अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हैं, इसमें अभी नैब का खात्मा भी है, इसमें और बहुत कुछ है। और करते करते अभी स्पीकर का भी, फिर सदर का भी, तो बड़ा कुछ होना है। फिर कुछ तैनातियां हैं, वो उस तरह के मामलात हैं और पूरे प्लान के मुताबिक जो सारा डिसाइड हो चुका है, जो डील हो चुकी है, उसके मुताबिक सारी तैनातियां होनी है, उसके मुताबिक हर चीज़, ये सारा खेल उसके मुताबिक चलना है। आप जानते होंगे मुबशिर जैदी साहब बड़े सीनियर और जर्नलिस्ट भी हैं और यानी आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी की साइड पर है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं उनका आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं जी मैं टोल्ड यू लास्ट नाइट, वो कहते हैं मैंने पहले ही बता दिया, ये सारा जब फैसला आ गया उसके बाद कहते हैं अपोजिशन को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा होगा। उनसे पूछा गया कब, तो उन्होंने कहा 48 घंटों में। अब आप देखिए सीनियर जर्नलिस्ट को, और ये बात आप भी मुदस्सिर जानते होंगे, बात चल रही थी कि ये कब सारा कुछ हो जाना है और ये मार्च का वक्त था असल में, लेकिन ये थोड़ा सा आगे चला गया क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इस तरह का एक नया, जिसको सरप्राइज कह लें या आइन, उन्होंने दूसरी तरफ से कहा गया कि जी आइन शिकनी किया उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसकी वजह से, वरना ये बिल्कुल टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा था। अब देखिए जो उसके डील के मुताबिक ये चीज़ है कि स्टेबिलिटी लानी है, इस्तेहकाम लाना है। कुछ मुलाकातें रातों को हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हुई, उनमें भी ये चीज़ थी कि इंतकाम की तरफ नहीं जाना, जिस तरह इमरान खान साहब गए थे वो काम नहीं आपने करना। लेकिन मरियम साहिबा इसके बड़ी शदीद खिलाफ है, वो कहती है नहीं, हमने बदला लेना ही लेना है, सिर्फ एक दफ़ा हमारे हाथ में चीज़ जाने दो। और किस तरह से आगे चीज़ें चलेंगी मैं आपको एक सिर्फ इशारा देता हूँ, अदाओं से पता लग जाता है ना। ऊपर वालिद साहब होंगे, नीचे जनाब वज़ीर आला जो है ना उनके बेटे होंगे, और वहाँ भी हाई कोर्ट में वो चले गए हैं और वहाँ दरखास्त भी मंजूर हो गई है। तो वहाँ हो सकता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग की है, फिर भी 5 दिन लग गए, वहाँ इससे भी तेज़ी से मामला आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि अभी देख ले $3.5 नीचे आया है। IMF कह चुका है कि नई हुकूमत के साथ हम चलेंगे, अमेरिका भी उस तरह का कह रहा है कि ये सारी चीज़ें मुआफ़ हो जाएंगी। तो स्टेबिलिटी की जो है ना ज़रूरत है मुल्क को, बैरूनी ताकतें भी, अंदरूनी ताकतें भी, ये बिल्कुल इसके लिए तैयार है। सारा जो डील का हिस्सा है उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। अब इमरान खान साहब देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि अगर वो सिस्टम के अंदर रहते हैं तो भी वो मुकाबला कर सकते हैं बाहर सड़कों पर। सिर्फ बाहर जाकर मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से फायदा होगा, क्योंकि फिर अदम इस्तेहकाम होगा और फिर इदारों को शायद हरकत में आना पड़े। फैसल साहब मामला अभी भी डील में ही चल रहे हैं। उसामा ने बहुत सही पिक्चर खींची है। बड़े मैं देख रहा था कि 2-2.25 मिनट में वो पूरी एक ट्वीट की वीडियो के जितना टाइम है, उसामा गाजी बड़े अच्छे उसी में 2 मिनट 20 सेकंड में पूरी वो बात पूरी वो लेके। नहीं, उसामा की तो खासियत है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तेज़ी से एक्सप्लेन कर देते हैं।
और समझ आ जाती है माशाल्लाह। सर गुजारिश ये कि जो साहब लगारी साहब हमारे उस्ताद हैं। नहीं, ये जो सर आप मेरे भी उस्ताद, इसका मतलब मेरे पास 3 उस्ताद हैं और हम सबके कानून में सबका शागिर्द हूं भाई। शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं, वो हमारे सबके उस्ताद हैं कानूनी मामलात के हवाले से। जी फैसल साहब, फिर मैं शाइक उस्मानी साहब से अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि जो चीज़ें प्लान के तहत हैं, एक दो दोस्त हमारी भी करीब थे जो सबके डील वाले ग्राउंड के अंदर थे। एक ग्राउंड ये था जो पार्लियामेंट के अंदर था, वो डील वाले ग्राउंड में थे। उन्होंने मुझे 2 महीने पहले कहा और मैं उनसे मुसलसल बहस मुबाहिसा करता रहा और मैं उनकी बात नहीं मानता रहा। उन्होंने बोला कि ये होगा, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, ये होगा ऐसे। तो वो अब वो कल उनसे बहुत बहस हो रही थी। उन्होंने कहा ये मेरा ट्वीट ये वाला देखे, ये मेरा वॉइस नोट देखे, ये फलाना देखे। तो बहुत सारा सिनेरियो डील्स के तहत, अच्छा, इस पर थोड़ी सी मैं चाहूँगा मजीद बात भी कर ली जाए। इस वक्त फयाजुल हसन सूबाई वज़ीर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो रोल प्ले करना है, जो उनसे उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की पेशन गोई की, ट्वीट्स किए, बहुत प्लान स्टेप बाय स्टेप बताते गए। और एक साहब तो ऐसे, मैं समझ नहीं आ रहा कि वो सियासतदान हैं, वो किसी इदारे के साथ हैं, या वो हाथ देख के बताते हैं, या सितारों का हाल बताते हैं, लेकिन उन्होंने 100% जो चीज़ें बताई वो बताई। और कल उन्होंने बड़ा लंबा कहका लगा के ये बताया। खैर, अब जो पाकिस्तान जिस साइड पर आ गया है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो एक इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। जो फील्डिंग सेट करनी है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो जो अपनी टीम जैसी बनाए, उनका हक है। शहबाज शरीफ साहब का हक है वो नैब के साथ क्या करें, उनका हक है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क के अंदर कैसे इलेक्शन कमीशन को सेट करना चाहते हैं, वो किस तरह सिस्टम को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो किस तरह की अपनी इकनॉमिक पॉलिसी रखते हैं, खारजा पॉलिसी कैसे रखते हैं, महंगाई को किस तरह हैंडल करते हैं। ये बेसिक चीज़ें जो है उन्होंने करनी है और उसके बाद रिफॉर्म्स करने के बाद इंतखाबात की तरफ मामले को ले जाएं। बस एक चीज़ का खतरा है, वो इमरान खान साहब जो अभी काबीना के इजलास के बाद कौम से खिताब करने वाले हैं, वो क्या फरमाते हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द वो ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं, जिनमें मरियम साहिबा हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब ने किया है वो हमारे साथ हो। तो वो अगर मुकाबला चल गया इंतकाम का, तो फिर जो आवाम के मसाइल हैं, जो मुल्क जिस दौराहे पे खड़ा हुआ है, वो शायद ट्रैक से हट जाएगा और हमारे लिए और परेशानियां और मसाइल और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इस्तीफे वाला मामला। ये कल रात से जब ये मैंने कहा कि पीटीआई सख्ते में है, उसके लोग सख्ते में हैं कि ये हो क्या गया, एहतराम भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, समझ भी नहीं आ रहा इमरान खान क्या करेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ने वाला मामला है। इस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के कहने पर इस्तीफे नहीं देंगे, और वो जिस तरह से पहले वालों ने शिफ्ट किया है, वो पहले वाले शिफ्ट करने वाले इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि खान ने ये गलत किया, खान ने यूँ गलत किया, खान ने इनको रखा, हम तहरीकी लोग थे, ये फलाने साहब फैसलाबाद से आ गए, वो अमेरिका से आ गए, वो यहाँ से आ गए, वो वजीर बन गए, वो एडवाइज़र बन गए, और उन्होंने ये सारी चवलबाजी की जिसकी वजह से इमरान यहाँ तक पहुँचे, गलत मशवरे दिए। हम जो हैं वो पुराने लोग थे और ये थे वो थे, तो हम क्यों दें, हम अपनी कुर्बानियाँ क्यों ज़ाया करें। तो अब ये डिबेट पीटीआई के अंदर चल रही है। अब इस डिबेट को भी इमरान खान ने संभालना है, अपोजिशन लीडर भी बनना है। ग्राउंड में होंगे तो मैच खेलेंगे, ग्राउंड से बाहर होंगे तो जाहिर है उनका कोई से नहीं है, कोई भी फ्रेंडली अपोजिशन का गेम बनाकर और वो सारी चीज़ें कर जाएगा, रिफॉर्म्स हो जाएंगी और इमरान खान की बाहर भी हार होगी और अंदर भी हार होगी। बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है। इस वक्त जो है वो शख्सियत जितनी भी दिखाई जा रही है उससे आगे के मामलात है। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, इस पे पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़ा अहम मामला और बड़ी उस वक्त जाते जाते हुकूमत का ये भी एक बहरहाल फैसला सामने आ गया है। असल में ये हुकूमत का फैसला था या नहीं था ये तो नहीं मालूम है हमें, चूँकि ये हमारी इंफॉर्मेशन से मुतालिक है तो इसके पीछे मुझे फवाद चौधरी नज़र आते हैं, और इमरान खान के ज़वाल की जब भी तारीख लिखी जाएगी जो मरकज़ी किरदार होंगे उनमें फवाद चौधरी टॉप लोगों में होंगे जिन्होंने इस सूरत हाल को पैदा किया है। मीडिया के साथ जंग, मीडिया की तबाही, एक ऐसा शख्स जो कभी भी मीडिया का एहतराम नहीं करता, मीडिया के साथ उसने मीडिया पर्सनस के साथ तौहीन अमेज़ रवैये को अपना वतीरा बना लिया था। यानी वो ये समझता था कि मैं बस हो गया हूँ और मैं बादशाह हो गया हूँ, और उसको सल्तनत समझ रहा था ये वज़ारत इत्तलात को, और इंतहाई शर्मनाक रवैया रहा है उनका। ये पीका ऑर्डिनेंस एक और शर्मनाक कानून था जो आपके आज़ादी सहाफ़त पर एक कदगन लगाने के लिए था।
किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो तो उसको उठाकर फेंक देती है। और यही किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस शर्मनाक ऑर्डिनेंस को उठाकर उन्हें एक तरफ फेंक दिया है। ये मेरे ख्याल में इमरान खान की शिकस्त नहीं है, ये फवाद चौधरी की, और इमरान खान की शिकस्त भी फवाद चौधरी की शिकस्त है। फवाद चौधरी एक ऐसा शख्स इस काबीना में जो आज मौजूद है, एक ऐसा शख्स है जो इसके होते हुए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ना इमरान खान को, और आप आगे जहाँ भी जाएगा, ये चूँकि 5-6 जगहों से होता है, परवेज़ मुशर्रफ के साथ, काब लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, सबके साथ जहाँ जहाँ गया इसके सब्ज़ कदम पहुँचे हैं। तो इस इक़्तिदार के इख्तिसार में जो 1.5 साल का गैप है उसमें कई लोगों का किरदार है, लेकिन एक मरकज़ी किरदार इस शख्स का भी है जिसने ना वज़ारत के मनसब का एहतराम किया, ना वज़ीर आज़म को सही फैसले करने में मदद दी। वो हमेशा वो समझ रहा था कि जनाब ऐसा करें कि आप तो नाजिल हुए हैं। लगारे साहब वज़ीर कानून भी आए इस वक्त, वो गुस्सा भी बहुत करते हैं, अभी उस सहाफ़ियों पर वहाँ गुस्सा भी बहरहाल वो करके गए हैं। फैसल साहब पीका के हवाले से मैं ये चाहूँगा, बात कानून जब बना और जब बन रहा था उस वक्त शायद ही कोई सहाफ़ी हुकूमत के साथ था। कवानीन बनाए थे सर, तरामीम होती हैं, कुछ लोग थे सर, बड़े भरपूर थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस हवाले से साथ दिया कि हुकूमत बिल्कुल ठीक कर रही है। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे नज़र आए, उस तरह के सहाफ़ी नहीं थे ना जो हमारी माना जाता, समझा जाता है कि PFUJ, KUJs, प्रेस क्लब्स, इसी जो लीडरशिप होती है ये इनकी मुशावरत से कानून साजी होती रही है। ठीक है, हुकूमत जो है सबसे पहले दावत देती है लीडरशिप को, बड़ी कुर्बानियां दी हैं सहाफ़ियों ने, कोड़े खाए हैं। आप जो है वो उन लोगों, उन सहाफ़ियों का जिक्र कर रहे हैं जिनको जाहिर है कि मैं उनका एहतराम जरूर करता हूं, लेकिन उनकी वो जो हमारी बॉडीज़ है उसके अंदर उनकी से नहीं है, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब चूंकि जो बॉडीज़ हैं वो सारी बॉडीज़, इसके अलावा जो और बॉडीज़ थी, मालकान की बॉडीज़, एडिटर्स की, डायरेक्टर्स की, वो सब एक पेज पर थी। अच्छा, होता यह है कि जब भी आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आप उनके मुताल्लिका लोगों से राय लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, वो अपनी राय देते हैं। आप अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर नहीं करते। आपको लग रहा है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चल रही है, आपको लग रहा है कि मीडिया हाउस ये कर रहा है, आपके खिलाफ ये हो रहा है, वो भैया डायलॉग में जाए ना। ये हुकूमत का सबसे बड़ी गलती है खान साहब की, पूरे 3.5 सालों के अंदर उन्होंने अपोजिशन को अपोजिशन नहीं माना। उन्होंने कहा ये चोर है, डाकू है, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनसे बात ही नहीं कर सकता। अच्छा, उनकी काबीना के अंदर भी लोग ये थे, अबे भाई आप सहाफ़ी हैं, आप फलाने मीडिया चैनल के, आप बिके हुए हैं, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ यूँ नहीं करूंगा, आप कौन से सहाफ़ी हैं। ये जो रवैया था, इस रवैये ने ला के इनको यहाँ ला के खड़ा किया। ये ऑर्डिनेंस भी इसी उसका था और ये बड़ी एक प्लानिंग के साथ था। जाहिर है इसको आखिरकार ऐसे ही होना था, इसको इनकी हुकूमत जाते ही जाते होना था। वैसे अच्छा हुआ कि आज लास्ट डे इस हुकूमत का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। मेरा ख्याल है सीखना चाहिए PTI को कि लोगों के साथ आप जब लोगों के थ्रू आए हैं तो उनके जो इज्जतदार मुताल्लिका ओहदेदारान हैं किसी भी शोबे के, उनके साथ मुशावरत जरूर करें। आप इख्तलाफ रख सकते हैं, वो भी इख्तलाफ आपसे रख सकते हैं, सही, लेकिन चीज जो है वो डायलॉग के बगैर आगे लेकर जाएंगे तो इस तरह होगी जिस तरह से वो चारों शान चित जो है वो इस वक्त हुकूमत हो गई है। सहाफ़ियों के सामने तो बिल्कुल फारिग हो गई। उसामा गाजी साहब, ये अपोजिशन मौजूदा जो आज के दिन की अपोजिशन है वो इल्ज़ाम लगाती रही मीडिया पर भी, और ये कहती रही सहाफ़ियों आपसे, हमसे, ये कहते रहे कि आपने 40 लोगों को 4,000 और 4,000 को 4 लाख तक दिखाया है। मीडिया ने भरपूर साथ दिया है इमरान खान साहब का। फिर इमरान साहब के दौर में आया, मीडिया खासा उनसे नाराज़ रहा, सहाफ़ी तंजीमें, सहाफ़ी उनसे बड़े नाराज़ रहे। तो अब अगले आने वाले वक्त में फिर अवाम के पास जब दोनों सियासी जमातों ने, मतलब दोनों ग्रुप्स ने जाना है, अपोजिशन और हुकूमत, उन्होंने, तो क्या आपको लगता है कि वो जो 2013 में इमरान खान साहब को एक सपोर्टिव एलिमेंट नज़र आ रहा था वो अब की बार बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आएगा? मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मुदस्सिर, एक चीज़ ये है कि मुझ जैसे नाक़िस अक्ल और राय रखने वाले सहाफ़ियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये देखें चीज़ें सारी अंडू होनी हैं और ये तो अभी आगाज़ है। आप देखें कि ये भी क्या ज़बरदस्त इत्तेफाक होते हैं कि वही ख़ानदान जो सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाता है और हमें पता चलता है कि जी ये देखें करप्ट थे, सारा ख़ानदान करप्ट था, पनामा और सब चीज़ें साबित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आता है कि उसी ख़ानदान की हुकूमत फिर बहाल होती है, उसको बिठाया जाता है मसनद पर। तो ये जो कुछ इमरान खान साहब ने किया, ये ना सिर्फ अंडू होगा और वो दौर जो हमने पीछे देखा है वो बड़ी शिद्दत के साथ वापस आना है।
उसमें अब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त मिक्सचर आपको नजर आएगा। आप देखिए ना कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि 10 दफ़ा असम्बली तहलील होती है इस मुल्क में, लेकिन 2 दफ़ा ही बहाल होती है, एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ के लिए और दूसरी दफ़ा अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी सबक आमोज़ हैं। तो ये सब चीज़ें अब रिटर्न होंगी। इसहाक डार साहब भी वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं दोबारा बढ़ जाएंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिस तरह सारे केस ख़त्म किए थे, किसी भी वक्त वो केस ख़त्म होने का वक्त हुआ चाहता है। तो ये सब चीज़ें अब अंडू होनी है जो इमरान खान साहब ने किया। और फिर अब देखिए ना, मुर्तज़ा वहाब साहब कितनी खूबसूरती से फरमा रहे थे स्टेबिलिटी। अरे 2018 के बाद पीडीएम बन गई, मौलाना साहब धरने पर चले गए, कौन सी स्टेबिलिटी? अब हम कह रहे हैं जी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम वही उसी दायरे में घूमते हैं, उसी दायरे में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सर आंखों पर, जबरदस्त फैसला, इसका एक एक लफ्ज जो है वो वाकई तारीख में लिखा जाएगा। लेकिन हम कहीं कहते हैं जी नजरे ज़रूरत। अब एक चीज किसी ने डिस्कस भी नहीं की थी कि जी अब ये 9 अप्रैल को इजलास बुलाया जाए। ये कौमी असम्बली ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बुलाया जा रहा है 9 अप्रैल को, और 10:30 बजे का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है। अब ये इसलिए मजबूर हुई सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान से फिर ना कुछ कर दें, नजरिया जरूरत के तहत उनको ये करना पड़ा कि इसकी जरूरत थी, वरना आइन में ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइमिंग भी बताएगी, वो इजलास का भी बुलाएगी। ये उनको करना पड़ा, मजबूरन करना पड़ा कि इमरान खान से पता क्या करना। हम बात कर रहे थे आज जो कल फैसला आया और उसके बाद अगले आने वाले मुमकिनात के हवाले से मैं शुक्रिया अदा करूंगा फैसल अजीज साहब का, नज़ीर लगारी साहब का, शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ, मोहम्मद उसामा गाजी आपका भी शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।